Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Awais Karni and you are watching Lectures by EQ. अच्छा जी, तो आज की ये लेक्चर की सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल को कि वाई ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक मॉडल। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसके मेन पॉइंट्स क्या थे और उसने अपने मॉडल में जो है हमें क्या चीज़ें बताई। फिर हमने उसकी लिमिटेशंस पढ़ी कि कुछ पॉइंट्स थे जो कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसके मॉडल में उन पॉइंट्स का जो है वो आंसर मौजूद नहीं था। दैट इज़ वाई नील बोहर हैज़ प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक मॉडल इन 1913। तो इस वीडियो से पहले, इस लेक्चर से पहले अगर किसी ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को नहीं पढ़ा तो पहले जो है आप रदरफोर्ड को स्टडी करें। स्क्रीन पे आपको जो है वो लिंक नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिया है। तो आप पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को स्टडी करें, उसकी ऑब्जर्वेशन को स्टडी करें, उसके डिफेक्ट्स को स्टडी करें। उसके बाद जो है वो नील बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करते हैं कि नील बोहर ने अपने मेन पॉइंट्स में अपने एटॉमिक मॉडल को जो प्रेजेंट किया, सबसे पहली बात जो उसने अपने मॉडल को बेस बनाया, दैट वाज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एटम। यानी अपने मॉडल को उसने प्रैक्टिकली जो प्रेजेंट किया तो वो हाइड्रोजन एटम को लेकर किया। एंड इन 1913 ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक मॉडल। सो मेन पॉइंट्स ऑफ नील बोहर एटॉमिक मॉडल की तरफ आते हैं। In 1913, Niels Bohr presented his atomic model based on hydrogen atom in order to overcome the defects of Rutherford atomic model. यानी रदरफोर्ड के मॉडल में जो गलतियां हुई थीं, जो उसके ड्रॉबैक्स थे, जो उसकी लिमिटेशंस थीं, तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए नील बोहर ने 1913 में अपने मॉडल को प्रेजेंट किया, जिसके मेन पॉइंट्स हम स्टडी करते हैं कि उसने किन चीज़ों को क्लियर किया। जो पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ नोन एज शेल ऑर्बिट एंड एनर्जी लेवल। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कंपेयर किया था अपने एटॉमिक मॉडल को विद दैट ऑफ द प्लैनेट सिस्टम, और उसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो किधर रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई स्पेसिफिक पाथ है, क्या कोई प्रिस्क्राइब्ड पाथ मौजूद है कि नहीं, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने रैंडम मोशन की बात की थी, उसने कोई खास पर्टिकुलर जगह की बात नहीं की थी। जबकि नील बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, वो रैंडमली रिवॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि अपने महसूस पाथ पे एक सर्कुलर पाथ्स है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जिसको उसने नाम दिया शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल का। That means कि electrons are revolving in their fixed circular path, not they are revolving randomly, and they are revolving, and that circular path is known as shell। आप उसको shell भी कह सकते हैं, orbit भी कह सकते हैं और energy level भी कह सकते हैं। अब energy level क्यों कह सकते हैं, तो next point में उसने क्लियर किया, as long as electron revolve around the nucleus in their fixed path, it neither lose nor gain energy. And why is this so? Because that means the energy of an orbit is fixed. ये जो पहला पॉइंट था कि इसको हम एनर्जी लेवल कह सकते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उस जगह का नाम है एनर्जी लेवल। और क्यों उसका एनर्जी लेवल नाम है? बिकॉज जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर शेल में, वो फिक्स्ड है। सो उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये हो सकता है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड। दैट मीन्स कि ये क्यों इसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं, क्योंकि हर ऑर्बिट की, हर शेल की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है। इसी वजह से, इस फिक्स्ड एनर्जी होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो वो जो है ना तो एनर्जी गेन करते हैं और ना वो एनर्जी लॉस करते हैं। तो आप लोगों को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा था कि उसके ऊपर क्वेश्चन हुआ था कि ये इलेक्ट्रॉन जो मुसलसल रिवॉल्व कर रहा है, ये न्यूक्लियस में आके क्यों नहीं गिरता,
क्यों ये मुसलसल रिवॉल्व करने के बावजूद एनर्जी लॉस करके न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा, तो उस पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इस वजह से नहीं गिरता बिकॉज वो अपने महसूस शेल में घूम रहा है और उस शेल की एनर्जी फिक्स्ड है। तो जब तक ये अपने शेल में घूमेगा, जब तक ये रिवॉल्व करेगा, ना तो ये एनर्जी गेन करेगा ना ये एनर्जी लॉस करेगा। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं गिर रहे। तो ये पहला डिफेक्ट था रदरफोर्ड का, जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता, रिवॉल्व होने के बावजूद, एनर्जी लॉस करने के बावजूद वो न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा। तो वो इसलिए बिकॉज हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड है और जब तक ये अपने महसूस शेल में रिवॉल्व करेगा, ना तो ये एनर्जी गेन करेगा ना ये एनर्जी लॉस करेगा। दैट इज वाई वो न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। The energy of an electron in an orbit is directly proportional to the distance from the nucleus। यानी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ। किस चीज का डिस्टेंस? तो न्यूक्लियस का डिस्टेंस। दैट मींस कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, तीसरा थर्ड शेल में है और ये न्यूक्लियस है। तो जितना जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है एनर्जी उसकी उतनी ही ज्यादा हो रही है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, यानी डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा एनर्जी आपके पास उस इलेक्ट्रॉन की उतनी ज्यादा होगी। दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द थर्ड शेल इज हैविंग हायर एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेकंड शेल। सो डिस्टेंस का, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है उसका एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यानी डिस्टेंस जितना ज्यादा हो रहा है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतनी ज्यादा हो रही है। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जा रहा है, जितना हायर शेल पे जा रहा है, उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा हो रही है। सो द energy of an electron in an orbit is directly proportional to the distance from the nucleus। यानी energy of electron और nucleus का जो distance है उन दोनों का आपस में direct relation है। एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी भी ज्यादा हो रही है। यानी distance अगर ज्यादा हो रहा है, higher shell पे जा रहा है, तो energy of electron भी higher shell में ज्यादा होगी। फोर्थ पॉइंट है when an electron absorb energy। जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तब ही वो लोअर शेल से हायर शेल की तरफ मूव करता है। अदरवाइज या तो वो एनर्जी ना गेन करे ना लॉस करे तो अपने ही शेल में रहेगा। लेकिन अगर आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, देन इट विल मूव फ्रॉम लोअर टू हायर शेल व्हाइल कमिंग फ्रॉम हायर टू लोअर शेल। और अगर वो एनर्जी रिलीज करता है सो इट विल कम फ्रॉम द हायर टू लोअर शेल। और अगर ना वो गेन कर रहा है, ना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ना वो रिलीज कर रहा है, देन इट विल स्टे इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट और शेल। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब तक आप उसको ना एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ना वो एनर्जी लॉस करेगा तो तब तक वो अपने ही शेल में रहेगा। लेकिन अगर आप उसको एनर्जी देते हैं एंड इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी तो फिर वो लोअर शेल से मूव करेगा हायर की तरफ। और अगर जो है वो हायर से लोअर की तरफ आता है देन इट विल एमिट दैट एनर्जी, इट विल रिलीज दैट एनर्जी। अब ये जो दो शेल्स के दरमियान जो डिफरेंस है हमने पढ़ा, हायर शेल लोअर शेल, इस डिफरेंस को कैसे मालूम करेंगे? सो द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ टू शेल कैन बी गिवन एज डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। दो शेलों के एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको मालूम करने के लिए हम ये इक्वेशन को देखते हैं। डेल्टा का मतलब है, डेल्टा ई मींस चेंज इन एनर्जी,
हमेशा हम बड़ी वैल्यू से छोटी को माइनस करते हैं, तो जितना जितना ऊपर जाएंगे एनर्जी ज्यादा होगी. सो E2 मींस हायर एनर्जी लेवल, हायर शेल, एंड E1 मींस लोअर एनर्जी लेवल. तो अगर आपने मालूम करना है कि सेकंड शेल से थर्ड शेल पे कितना एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, कितनी एनर्जी सेकंड शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को चाहिए कि वो हायर शेल की तरफ मूव करे, तो आप इसका डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 से. So the last point is that the electron cannot stay in between the orbit. It can either stay in the lower shell or in higher shell. नील बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन या तो शेल में, फर्स्ट शेल में रहेगा, या सेकंड में, या थर्ड में, या जितने भी शेल्स हैं अपने पर्टिकुलर शेल में रहेगा. इट कैन नॉट स्टे इन बिटवीन द शेल, यानी ये दो शेलों के दरमियान जो स्पेस है यहां पे नहीं रह सकता, ये हमेशा अपने पर्टिकुलर शेल में ही रहेगा. The next point is the angular momentum of electron is given as, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, mvr is equal to nh divided by 2 pi, where m is equal to mass of electron, v is equal to velocity, speed of electron, r is equal to radius of electron, n is equal to number of shell, h is a Planck's constant. किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम उसमें एक कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज Planck's constant, जिसकी ये वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 34. इस इक्वेशन का अभी 9th के लेवल पे कोई रोल नहीं है, आगे जाके आप यहां से रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो उसका रेडियस कितना बन रहा है, सेकंड शेल में है तो रेडियस कितना बन रहा है. इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किस स्पीड से वो रिवॉल्व करेगा, हाइयर शेल में है तो उसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो इस इक्वेशन से फिर फर्स्ट ईयर में जो है हम फाइंड आउट करते हैं. इसी तरह नंबर ऑफ शेल, n कहते हैं नंबर ऑफ शेल को, फर्स्ट शेल में उसका रेडियस कितना होगा, सेकंड में कितना होगा, थर्ड में कितना होगा. pi is a constant value, 2 is a constant value, और h जो कि प्लांक्स कांस्टेंट कहलाता है, तो ये इसमें कांस्टेंट वैल्यूज हैं. एंड दिस वाज ऑल अबाउट द नील बोहर एटॉमिक मॉडल, कि उसने एक क्लियर कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरते, बिकॉज ऑफ स्टेइंग इन देयर फिक्स्ड पाथ, जिसको उसने नाम दिया शेल का, ऑर्बिट का. सो ये जो कॉन्सेप्ट है शेल ऑर्बिट एनर्जी लेवल, ये नील बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अपने महसूस जगहों में जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, उनका नाम है शेल ऑर्बिट एंड एनर्जी लेवल. और अनटिल एंड अनलेस दे आर प्रेजेंट इन देयर पर्टिकुलर पाथ, तो वो ना तो एनर्जी गेन करते हैं ना एनर्जी लॉस करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट नील बोहर एटॉमिक मॉडल, कि नील बोहर ने जो है हमें एटॉमिक मॉडल का कांसेप्ट जो है वो यहां से दिया कि ये जो है हमारे पास ना एनर्जी गेन करते हैं ना एनर्जी लॉस करते हैं, तो उसकी रीजन ये है कि ये अपने महसूस शेलों में मौजूद है. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो है किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे. अगर नील बोहर को आपने समझना है तो इससे पहले आप रदरफोर्ड को जरूर स्टडी करें, ताकि उसके मेन पॉइंट्स, उसका एटॉमिक मॉडल, उसके एक्सपेरिमेंट और उसके जो डिफेक्ट्स हैं वो आपको पता हो. उसके बाद आप फिर नील बोहर को स्टडी करें.